नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का प्रकरण जो अपना चल रहा है अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, इसमें हमने पिछले जो अपना लेसन हुआ था उसमें पढ़ा था मास्लो की आवश्यकता क्रम आधारित जो विचारधारा थी उसका अध्ययन हमने किया। उससे आगे हम आज अध्ययन करेंगे दूसरे नंबर की जो विचारधारा है हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। हर्ज़बर्ग ने आवश्यकताओं व्यक्ति की आवश्यकताओं को जो उनको संकेंद्रित किया और दो भागों में बांटा, दो घटक इसके बताए हैं, इसके आधार पर इन्होंने विचारधारा को प्रस्तुत किया है, इसलिए इसे हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। जी आइए हम हर्ज़बर्ग का परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग था। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। जन्म इनका हुआ था 18 अप्रैल 1923 और इनकी मृत्यु हुई 19 जनवरी सन 2000। एक बार फिर देखिएगा, पूरा नाम फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, जन्म 18 अप्रैल 1923 और मृत्यु 19 जनवरी सन 2000। ये पैसे से मनोवैज्ञानिक थे। जिस तरह से आपने मास्लो के बारे में पढ़ा था वो भी पैसे से मनोवैज्ञानिक थे और ये भी मनोवैज्ञानिक थे। तो बच्चों, जब इन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया तो किस आधार पर किया ये ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एवं इनके साथियों ने एक कोई संस्था जिसके बारे में बता रहे हैं आपको, साइकोलॉजिकल सर्विस पिट्सबर्ग में करीब 200 कर्मचारियों पर अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने उनसे जो सवाल किए, उनके जो उत्तर आए, उनके आधार पर उनका गहनता से अध्ययन करके ये द्विघटक विचारधारा प्रस्तुत की। आइए इसे हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपनी विचारधारा में दो घटक स्पष्ट किए, एक है स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, दूसरा अभिप्रेरक घटक। एक बार फिर देखिएगा, स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक और दूसरा अभिप्रेरक घटक। हम स्वास्थ्य और आरोग्य घटक का अध्ययन पहले करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक होते क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं, अभिप्रेरित ये वाले घटक करेंगे। आरोग्य या स्वास्थ्य घटक जो है वो व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं, किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं, असंतुष्ट होने से रोकते हैं। अर्थात ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये कर्मचारी की संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं, कर्मचारी की संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं। और इस हेतु यह जो घटक है वो एक संस्था के लिए परम आवश्यक है। अभिप्रेरक घटक की आवश्यकता जो हम आगे पढ़ेंगे, अभिप्रेरक घटक की आवश्यकता आरोग्य घटक के बाद होती है। इसको अच्छे से समझिएगा। अगर किसी संस्था में स्वास्थ्य या आरोग्य घटक में किसी का अभाव पाया जाएगा तो फिर अभिप्रेरक घटक है वो कार्य नहीं करेंगे। इसलिए ये कहा गया है कि अभिप्रेरक घटक की आवश्यकता आरोग्य एवं स्वास्थ्य घटक के बाद होती है। मैं इनको स्पष्ट करूं इससे पहले फिर बता दूं, स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक वे घटक है जो व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं, किंतु इनके संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं, अर्थात इन्हें असंतुष्ट होने से रोकते हैं। आइए ये घटक कौन कौन से हैं, यहाँ पे हर्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक 8 प्रकार के बताए हैं। इन 8 घटकों के बारे में आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रथम है संस्था की नीतियां, संस्था की नीतियां। तो बच्चों, एक संस्था की जो कार्य से संबंधित नीतियां हैं उसी पे निर्भर करता है किसी संस्था की सफलता या असफलता। अगर संस्था की नीतियां कर्मचारियों के और संस्था के दोनों के अनुकूल है तो संस्था सफलता अर्जित करती है। तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक में संस्था की नीतियों के बारे में बताया। प्रथम घटक है कि प्रबंधकों को संस्था की नीतियों को सरल बनाना चाहिए ताकि प्रत्येक कर्मचारी को वो समझ में आए और वो लचीली भी होनी चाहिए। तो संस्था की नीतियां प्रथम आरोग्य या स्वास्थ्य घटक के अंतर्गत हर्ज़बर्ग ने शामिल किया है। दूसरा है संस्था का प्रशासन। संस्था का प्रशासन जिन पर एक दायित्व होता है कार्यों को पूरा कराने का और साथ ही साथ इनके पास अधिकार होते हैं ताकि वो कर्मचारियों को आदेश दे सके।
तो संस्था का प्रशासन है वो भी कुशल प्रशासन होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ताकि वो कर्मचारियों का उचित मार्गदर्शन कर सके और उनका नेतृत्व कर सके। ये प्रशासन मैत्रीपूर्ण भाव रखते हुए कर्मचारियों से कार्य करवा सके, तो संस्था का प्रशासन है वो भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा होने के बाद तीसरा है कार्य की दशाएं। देखिए कार्य की दशाएं जो है इससे संबंधित बात है वो सिंपल सी ये है कि जहां पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहां पर उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, एक बार इधर देखिए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे उन्हें उचित हवा, स्वच्छ हवा, धूप, रोशनी आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको कार्य करने में परेशानी ना हो। इसलिए ये तीसरा घटक है स्वास्थ्य घटक, कार्य दशाएं। अर्थात जैसे एक अपन बात करते हैं कि कर्मचारी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर उनको कार्य के दौरान सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उनकी कार्य क्षमता में गिरावट आती है और वो जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए कार्य दशाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो चौथा है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण निम्न स्तरीय प्रबंधक का कार्य होता है। तो पर्यवेक्षण का तात्पर्य है कि कर्मचारियों के कार्य की निगरानी की जाए और जहां पर उचित कोई सलाह देने की आवश्यकता है या उनके कार्य में कोई सुधारात्मक निर्देश देने हैं तो वे निर्देश उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से दिए जाने चाहिए ताकि कर्मचारियों को अच्छे समझ में आए। और जो पर्यवेक्षक होता है वो जो पर्यवेक्षण कार्य कर रहा है वो कार्य एक कर्मचारी के मित्र के तरह उसको करने चाहिए ताकि कर्मचारियों को वो आसानी से दिशा निर्देश दे सके। तो ये पर्यवेक्षण। पांचवा पारस्परिक व्यक्तिक संबंध। पारस्परिक व्यक्तिक संबंध यानी कि ना हम कहें कि समूह भावना। वहां पे कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति है, जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन सब में परस्पर व्यक्तिक संबंध है वो मधुर संबंध होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। अर्थात झगड़े वगैरह ना हो, अच्छा कार्य वातावरण वहाँ पे मिले। तो पारस्परिक व्यक्तिक संबंध है वो मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए ताकि कर्मचारी की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो सके, उसके संतुष्टि के स्तर को बनाए रखा जा सके। छठा और महत्वपूर्ण घटक है, ध्यान से सुनिएगा, वेतन या मजदूरी। वेतन या मजदूरी वह धनराशि है जो एक कर्मचारी के उसके द्वारा कार्य के दौरान जो उसका परिश्रम है, जो उसने मेहनत की है, उसके बदले में उसको जो राशि मिलती है वो वेतन या मजदूरी कहलाती है। तो वेतन या मजदूरी के लिए दो महत्वपूर्ण बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो वेतन या मजदूरी इतनी जरूर होनी चाहिए कि उसका जीवन व्यापन ठीक ढंग से हो सके, मतलब उसको परेशानी ना हो, यानी कि उचित होना चाहिए। और दूसरी बात, वो वेतन या मजदूरी उचित समय पर उसको मिलना चाहिए और कार्य के आधार पर मिलनी चाहिए। तो ये वेतन एवं मजदूरी, ये छठा घटक जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक, अगर व्यक्ति को वेतन या मजदूरी समय पर मिलेगी और उचित मात्रा में मिलेगी तो इससे उसके संतुष्टि के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कर्मचारी असंतुष्ट होगा और उसकी कार्य क्षमता में गिरावट दर्ज होगी, गिरावट आएगी। इसलिए वेतन एवं मजदूरी। सातवां है अनुषंगी लाभ। अनुषंगी लाभ क्या होते हैं? वेतन या मजदूरी के अलावा अगर किसी कर्मचारी को कोई सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि पेंशन है, भत्ते हैं, भविष्य निधि फंड है, ये जो सब चीजें ये अनुषंगी लाभ होते हैं। ये व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके संतुष्टि स्तर बनाए रखते हैं, संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं, उसको असंतुष्ट होने से बचाते हैं। इसलिए एक संस्था में उचित मात्रा में अनुषंगी लाभों का भी आयोजन किया जाना चाहिए, ये भी होने चाहिए। और आठवां है कार्य सुरक्षा। कार्य सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, कार्य के दौरान उनकी सुरक्षा। और दूसरी एक बात कि कार्य को लेकर उनमें असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए कि कहीं उनका कार्य उनसे छिन न जाए। तो यहाँ पर जैसे हम ये कह सकते हैं कि नौकरी की सुरक्षा भी कह सकते हैं, तो एक निश्चित समय तक उन्हें हटाया नहीं जाए, ऐसी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये कार्य सुरक्षा के तहत आता है। तो यहाँ आपने जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक पढ़े, संस्था की नीतियां, संस्था का प्रशासन, कार्य की दशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिक संबंध, वेतन या मजदूरी, अनुषंगी लाभ, कार्य सुरक्षा, ये 8 घटक स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक में शामिल है। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं। गौर से सुनिएगा, हर्षवर्ग ने कहा है ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं, बस
उनको असंतुष्ट होने से रोकते हैं, उनके संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं। देखो, संतुष्टि का स्तर बनाए रखना इसलिए जरूरी है ताकि उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखा जा सके। अगर इन घटकों का अभाव होगा तो व्यक्ति असंतुष्ट होगा और उसकी कार्य क्षमता में गिरावट दर्ज होगी। तो ऐसा ना हो, वो स्तर बना रहे, इसलिए इन सब की आवश्यकता है। अगर इनकी पूर्ति की जाती है तो फिर हर्षवर्ग के अनुसार दूसरे घटक जो अभिप्रेरक घटक उन्होंने बताए हैं कि व्यक्ति की कार्य क्षमता को बनाए रखने के बाद अगर उनको बढ़ाने की जरूरत है, आप बढ़ाना चाहते हो, तो वहां आपको अभिप्रेरक घटक है उनका आयोजन किया जाना चाहिए। अभिप्रेरक घटक की व्यवस्था करनी होगी संस्था में। तो आइए हम अभिप्रेरक घटक के बारे में, आपने सुन लिया, समझ भी लिया, एक बार फिर मैं रिपीट करूं। अभिप्रेरक घटक वे घटक हैं जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक के बाद आते हैं, स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक के बाद आते हैं और ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित करते हैं। संतुष्टि के स्तर को तो ये बनाए रखते हैं, लेकिन उसके आगे व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए अभिप्रेरक घटकों की आवश्यकता होती है। तो अभिप्रेरक घटक कौन से हैं, आइए उनको हम जान लेते हैं। प्रथम है उपलब्धियां। प्रथम है उपलब्धियां। उपलब्धियां शायद आप नाम से ही जान चुके हो, अचीवमेंट्स, कि जो व्यक्ति संस्था में काम कर रहे हैं, इतने समय तक उन्होंने काम किया, उनकी क्या उपलब्धियां रही है, इन उपलब्धियों को उजागर किया जाना चाहिए ताकि ये एक प्रकार से इस घटक की भी पूर्ति करेगा। उपलब्धियों के आधार पर उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उनको उजागर किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है और व्यक्ति और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसी प्रकार दूसरा है मान्यता एवं सम्मान। जब व्यक्ति एक प्रतिष्ठित पद पर है और वह कोई सुझाव दे रहा है प्रबंधक को, तो उसे मानना चाहिए, उसको मान्यता दी जानी चाहिए और उसके इस सुझाव का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर संस्था को इससे लाभ होता है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार मान्यता एवं मान सम्मान ये दूसरा अभिप्रेरक घटक है जो व्यक्ति को कार्य और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा विकास। विकास, प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था में जुड़ता है वो चाहता है कि उसका विकास हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर मिलने चाहिए। यहाँ विकास का मतलब है पदोन्नति से, पदोन्नति के अवसर उसको मिलने चाहिए। चौथा है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, जब व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है, उसको उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, तो उसको एक आंतरिक भाव उत्पन्न होते हैं कि उसको इस योग्य समझा गया है और प्रबंधक वर्ग ये मानता है कि उसमें ये कार्य करने की क्षमता है, इसलिए उसको ये उत्तरदायित्व दिया गया है। तो व्यक्तियों को कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है, ये उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और योग्यता है। ऐसे बिना किसी अध्ययन के अगर ऐसे ही आप उत्तरदायित्व सौंप दोगे तो व्यक्ति उसमें उस काम को नहीं कर पाएगा ठीक ढंग से, इससे संस्था को हानि हो सकती है। तो उत्तरदायित्व जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति स्वतः ही अभिप्रेरित होता है, उसके आंतरिक भाव, इच्छा जागृत होती है कार्य करने की, कि उसको भी कोई निश्चित स्थान मिला है, उसका भी मान सम्मान बढ़ेगा, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है, उसको कुछ योग्य समझते हुए दी जा रही है। तो ये उत्तरदायित्व। पांचवा व्यक्तिगत उन्नति। व्यक्तिगत उन्नति की देखिए, यहाँ तो विकास जैसे पदोन्नति है, व्यक्तिगत उन्नति का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति जिस पद पर जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उसकी और इच्छा होती है कि वो और आगे बढ़े। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्था में प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसको व्यक्तिगत जीवन में भी उन्नति करने की अवसर मिल सके। और ये व्यक्तिगत उन्नति का तात्पर्य ये है कि उसको ये एहसास होना चाहिए कि आप यहाँ जुड़े हुए हो या यहाँ से संस्था से और कहीं जाओगे तो समाज में भी आपका मान बढ़ेगा, आप नए नए काम सीखेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत उन्नति के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति का अवसर भी उसे मिले, प्राप्त हो। ठीक है जी। छठा, कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति ये भी व्यक्ति को कार्य और अधिक करने के लिए प्रेरित करती है। कार्य की प्रकृति उसकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कार्य की प्रकृति उसकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल नहीं होगी तो फिर ये घटक कार्य नहीं करेगा। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि कार्य की प्रकृति व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे वह उस कार्य को ठीक ढंग से कर सके, उसमें कार्य करने की इच्छा जागृत की जा सके।
तो ये अभिप्रेरक घटक में 6 इन्होंने बताए: उपलब्धियां, मान्यता एवं सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति। ये 6 घटक है, ये व्यक्ति को अभिप्रेरित करते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुनिएगा, इन घटकों की आवश्यकता तब होती है जब इन घटकों की, यानी कि स्वास्थ्य एवं आरोग्य जो घटक है, इन घटकों की पूर्ति कर दी जाए। अब देखिए, इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटक कर्मचारी की कार्य क्षमता को बनाए रखते हैं, जैसा आपको पहले भी कहा। इसलिए एक इसका दूसरा नाम और है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अनुरक्षण घटक। इनको अनुरक्षण घटक के नाम से भी जाना जाता है। अनुरक्षण घटक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के संतुष्टि के स्तर को बनाए रखता है। अनुरक्षण का मतलब यहाँ होता है मेंटेनेंस, तो ये मेंटेनेंस फैक्टर है, ये मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं। तो इनको आरोग्य घटक, स्वास्थ्य घटक या अनुरक्षण घटक के नाम से भी जाना जाता है। आज हमने हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा को पढ़ा है। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, इसको फिर से सुनिएगा। हर्जबर्ग का पूरा नाम था फ्रेडरिक हर्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ये पैसे से मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1923 को, मृत्यु इनकी हुई थी 19 जनवरी 2000 को। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि इसमें द्विघटक बताए हुए नाम से ही जब प्रश्न आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या बताना है। द्विघटक मतलब 2 घटक इसके बताए हुए हैं, उसके आधार पर हमें इसका वर्णन करना है। द्विघटक में 2 घटक बताए, एक तो स्वास्थ्य या आरोग्य घटक और दूसरे अभिप्रेरक घटक। स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक वे घटक जो व्यक्ति की कार्य संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं, कार्य संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं, यानी कि उसको असंतुष्ट होने से रोकते हैं। जैसा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार बता दूं, वेतन एवं मजदूरी जैसे एक घटक था कि जब व्यक्ति को उचित समय पर और उचित वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती है तो उसके संतुष्टि के स्तर को बनाए रखा जा सकता है, उसको असंतुष्ट होने से रोका जा सकता है। तो इसलिए इनको आरोग्य या स्वास्थ्य घटक या अनुरक्षण घटक के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे वेतन और मजदूरी की हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, पूरे विश्व के सामने महामारी का संकट है, और इस संदर्भ में आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने अनुरोध किया है विभिन्न संस्थाओं से कि वो कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेंगे। अगर कोई संस्था कर्मचारियों का इस दौरान वेतन काट रही है तो कर्मचारी का संतुष्टि स्तर गिरेगा, वो असंतुष्ट होंगे। तो इसको रोकने के लिए ये किया जा सकता है कि जब कर्मचारी कार्य पे लौटेंगे तो उनसे कार्य ओवर टाइम करवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत में उनकी वेतन या मजदूरी में कटौती नहीं की जाए, जिससे उनके संतुष्टि के स्तर को बनाए रखे। और जो संस्था उनको समय पे वेतन देगी और पूरा देगी तो हमेशा के लिए संस्था के वफादार होंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो ये अच्छा उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य या आरोग्य घटक में शामिल है ये संस्था की नीतियां, संस्था का प्रशासन, कार्यदशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वेतन या मजदूरी, अनुषंगी लाभ, कार्य सुरक्षा। ये सब आरोग्य घटक जो एक व्यक्ति के संतुष्टि स्तर को बनाए रखते हैं, उन्हें असंतुष्ट होने से रोकते हैं। तो ये आप अच्छे से इनको याद कर सकते हो, ये ज्यादा नहीं है, 8 है, ठीक है जी। और इसी प्रकार दूसरा जो घटक द्विघटक मैंने बताया, पहला स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक, दूसरा अभिप्रेरक घटक। देखो एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, अभिप्रेरक घटक किसे कहते हैं? तो अभिप्रेरक घटक वे घटक हैं जो व्यक्ति को कार्य क्षमता बढ़ाते हैं उनकी, या फिर यूं कहें कि उनको प्रेरित करते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये अभिप्रेरक घटक होंगे। ये घटक प्रेरित नहीं करते हैं, ये संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं, जबकि ये घटक संतुष्टि के स्तर को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ उन्हें कार्य और अधिक करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। एक बार इनके भी नाम देखिएगा, ये है उपलब्धियां, मान्यता एवं सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति। तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको ये फेयर कॉपी में नोट करना है। और इसी के साथ आपका जो गृह कार्य और है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आपको गृह कार्य बता रहा हूँ क्या होंगे। यहाँ पे गृह कार्य में आपको एक प्रश्न तो ये करना है कि आप आरोग्य जो घटक दिए हुए हैं तो घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये पूरी की पूरी जो विचारधारा है इसको आप लिखित में नोट कीजिएगा और इसको हम तक पहुंचाने का भी आप प्रयास करेंगे।